हेलो, सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं वो है नए टॉपिक के साथ बीए बीएससी सेकंड ईयर पेपर है सेकंड मानव भूगोल यूनिट 3 चल रहा है। इसमें शॉर्ट नोट्स आता है अम्ल वर्षा पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में आया है अम्ल वर्षा पर टिप्पणी लिखिए। देखो, अम्ल वर्षा पर टिप्पणी की बात है कि अम्ल वर्षा होती क्या है, कि अम्ल वर्षा होता क्या है। विभिन्न उद्योगों की विविध उत्पादन क्रियाओं से निकले CO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा विभिन्न गैसें तथा नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड तथा विभिन्न गैसें वायुमंडल में जलवाष्प तथा बारिश के साथ मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती है। यह अम्लीय वर्षा वह वर्षा जिसके पानी में यह गैसें मिल जाती है अम्ल वर्षा कहलाती है। यानी वह अन्य गैसें ये जल के साथ में मिलकर क्या बना देती है, अम्ल वर्षा। जलवाष्प के साथ में मिलकर क्या बना देती है, अम्ल वर्षा। और एक जो होने वाली वर्षा होती है वो क्या होती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। जिस प्रकार से इसका सूत्र है SO2 प्लस H2, ये मिलकर ये क्या बना जाता है, H2SO4 बना लेता है। SO2 प्लस SO2 यानी ये क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। SO2 प्लस H2 यानी ये तो जल हो गया, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड प्लस दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो H2SO4 बन जाता है। और H2SO4 बना लिया यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं दूसरा नाइट्रिक NO2 प्लस H2O के साथ जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो क्या बनाता है, HNO3 बना लेता है। HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। तो ये दोनों ही अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। अब मैं इन दोनों को आपने उतार लो या समझ लिया होगा, मैं इसके बाद में वापस मिटा दूंगा या इसके नीचे लिख देता हूं। देखो आगे, सामान्यतः वातावरण में 60 से 90% अम्लीयता H2SO4 के कारण होती है। अम्लीयता H2SO4 के कारण होती है 60 से 90% तथा 30 से 40% अम्लीयता है वो HNO3 के कारण होती है। अम्लीयता HNO3 के कारण होती है 30 से 40%। ये दोनों जिम्मेदार हैं। अम्ल वर्षा से संबंधित जल का pH मान, अगर जल की बात करें तो अम्ल वर्षा से संबंधित जल का pH मान होगा वो होगा 5 से 2.5 के मध्य होगा। यानी 7 अगर pH मीटर की बात की जाए, अगर pH मीटर की बात की जाए तो 7 से कम अम्लता तथा 7 से अधिक क्षारीयता, 7 से अधिक क्षारीयता प्रदर्शित करता है। pH मीटर में 7 से कम अम्लता प्रदर्शित करता है और 7 से अधिक क्षारीयता प्रकट करता है। तो जब जल अम्लीय प्रकृति का है तो 5 से 2.5 के मध्य अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, भाई अम्लीय प्रकृति है। अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयनों का स्तर उच्च होता है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयनों का जो स्तर है वो उच्च होता है। तो देखो आगे, अब बात करते हैं इनमें क्या है, अम्लीय वर्षा में
का स्तर उच्च होता है तथा अम्लीय वर्षा के कारण देखो द रीजन ऑफ द एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारणों की बात की जाए तो पहला अम्लीय वर्षा के कारण मुख्य है, एक तो NO2 हो गया, दूसरा हो गया SO2 हो गया, तीसरा हो गया NO हो गया तथा C हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया तथा SO2 के निम्न स्रोत है। अब बात करते हैं इन SO2 के जो स्रोत है वो निम्न है। SO2 के स्रोतों की बात की जाए तो फर्स्ट है वो है ऑटोमोबाइल या कोयला, ऑटोमोबाइल या कोयला या जल विद्युत संयंत्रों के कारण, जल विद्युत संयंत्रों के कारण ये वातावरण में फैल जाती है, बन जाती है। फैल जाती है वातावरण में SO2 का स्तर इनके कारण फैल जाता है। ताप शक्ति गृह जहां पे बिजली वहां पे कोयला जलाया जाता है। दूसरा ताप शक्ति गृह जहां पर बिजली या विद्युत उत्पादन होती है। उन स्थानों में कोयला जलाया जाता है। तो वहां पे भी क्या है SO2 का स्तर बढ़ जाता है। तथा तीसरा है खनिज तेल शोधनशालाओं में, खनिज तेल शोधनशालाओं में तथा फोर्थ है वो है स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन। अगला है जीवाश्म ईंधनों का दहन, जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण भी अनेक गैसें निकलती है और SO2 के लिए जिम्मेदार रहती है। अब है अम्लीय वर्षा के प्रभाव देखो। ये तो थे अम्लीय वर्षा के कारण, आपने शॉर्ट नोट्स ले लिया करो, साथ के साथ लिख लिया करो, कॉपी और पेन रखा करो हाथ में, तो इनको लिखते रहा करो। अब है SO2 जो अम्लीय वर्षा है उसके प्रभाव देखो। अम्लीय वर्षा के प्रभाव की बात की जाए तो पहला है पेयजल भंडार दूषित हो जाते हैं। पेयजल भंडार दूषित हो जाता है। पेयजल भंडार दूषित हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा से मानव में सांस व त्वचा की बीमारियां। अब पेयजल भंडार हो गया तो मानव में क्या हो जाएगा, सांस व त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। थर्ड है आंखों में जलन की समस्या, आंखों में जलन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा अगला है वो है अम्लीय वर्षा वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनों के ऊपर है वो प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वनों के ऊपर क्योंकि पत्तियों की सतह पर मोम जैसी परत जमा हो जाती है। पेड़ पौधों की पत्तियों पर मोम जैसी परत जमा हो जाती है।
अगला है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, हो जाती है, जिससे पत्तियों के स्टोमेटा यानी रंध्र बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, इसलिए क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित होती है। यानी वायुमंडल में इसके स्तर के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है तथा जनन वाष्पोदन जैविक क्रियाएं, यानी जितनी भी पौधों की जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं वो क्या होती है, वो बाधित हो जाती है, जितनी भी किससे, अम्ल वर्षा से। अगले बात करें, जल स्रोतों की अम्लीयता बढ़ने से पानी में जीवों व वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। पानी के जीवों व उसमें रहने वाली वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं तथा जैविक क्रियाओं का अवनयन हो जाता है। अम्ल वर्षा से मृदा उत्पादकता प्रभावित होती है। अम्ल वर्षा से मृदा उत्पादकता का स्तर प्रभावित होता है। इससे मृदा की जो उत्पादकता है वो नष्ट हो जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण मृदाओं में खनिज व अन्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व मृदा से नष्ट हो जाते हैं तथा इससे बहुनों में तथा अम्ल वर्षा बहुनों में संक्षारण संरक्षण के कारण क्षति होती है। जिस प्रकार से अगर उदाहरण दे, यह पत्थर व संगमरमर विशेष रूप से प्रभावित होता है। इससे जो संगमरमर है, संगमरमर है सबसे सर्वाधिक प्रभावित होता है। जैसे आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल, आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल, आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल है, वो क्या है, इससे ऊपर ही उसका धुंधला पड़ता जा रहा है। धुंधला पड़ता जा रहा है इसकी वजह से। अब है इसके समाधानों की बात की जाती है, तो अम्लीय वर्षा के समाधान। अम्लीय वर्षा के समाधान की बात की जाए, SO2 और NO2 के उत्पादन पर नियंत्रण। पहला है SO2 व NO2 के उत्पादन पर नियंत्रण किया जाए। तथा सेकंड है वो है बैग फिल्टर तथा कोलाई टैंक बनाया जाए। बैग फिल्टर व कोलाइडी टैंक बनाए जाए, जिसमें क्या है, गंदगी वगैरह साफ हो जाए, यानी कोलाइडी टैंक बनाए, स्कंदित हो जाए। अगला है सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा। सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए।
यानी सभी जो चीजें हैं वो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल की जाती है और उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। इन्हीं को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग कम, वाहनों का प्रयोग कम किया जाए तथा समय समय पर वाहन प्रदूषण मुक्त हो। वाहनों का प्रदूषण मुक्त वाहन हो, प्रदूषण मुक्त वाहन हो। प्रदूषण मुक्त वाहन होगा। पानी तथा मृदा में अम्लता कम करने के लिए अम्लता स्तर को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाए। चूने का प्रयोग किया जाना चाहिए तो इनसे अम्लता दूर की जा सकती है। तो इस प्रकार से अम्लीय जो क्षेत्र है, अन्य प्रकार के गैस, इसके अनुसार अम्लीय जो चूना है उसका छिड़काव करना चाहिए। तो इससे क्या है, अम्लता कम हो जाएगी और तो अम्लीय मिट्टी को इस प्रकार से भी रिचार्ज कर सकते हैं या दोबारा से बना सकते हैं। तो ये हो गया आपके अम्लीय वर्षा के कारण प्रभाव और इसका वर्णन। अब बात करते हैं हम अम्लीय वर्षा के बाद में अगली जो है वो है टिप्पणी व्यापारिक अन्न उत्पादन पर। अगला प्रश्न है, इसी के अंदर है दूसरी जो टिप्पणी पूछी जाती है, दो टिप्पणियां पूछी जाती है। व्यापारिक अनुत्पादन पर टिप्पणी। 7.5 नंबर की आती है बीए में, बीएससी में 5 नंबर की आती है ये। अब बात करते हैं व्यापारिक अनुत्पादन कृषि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति। ये 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के द्वारा लाए गए महान आर्थिक तथा प्राकृतिक परिवर्तनों की उपज है। यह विस्तृत या यंत्रीकृत प्रकार की होती है। यह विस्तृत तथा यंत्रीकृत होती है। यानी इस व्यापारिक कृषि में जगह क्या चाहिए, विस्तृत बहुत बड़े मैदान चाहिए तथा यंत्रीकृत प्रकार यानी यंत्रों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस कृषि में होता है। अब इसकी बात की जाए, इस प्रकार की कृषि का मेन उद्देश्य है, इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार होता है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, व्यापार करना है। यानी व्यापारी है तो इससे मुद्रा अर्जित करना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य। अब बात करते हैं इसके वितरण की। वितरण व्यापारिक कृषि बड़े पैमाने पर व्यापारिक अनुत्पादन कृषि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा पूर्वांचल सोवियत संघ, तथा इसके अलावा अर्जेंटीना
अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इस प्रकार की कृषि वो विकसित है। इसका सर्वोत्तम विकास की बात की जाए वो है पश्चिमी यूरोप के स्टेपी प्रदेशों में स्टेपी प्रदेशों में सर्वाधिक विकास होता है। उत्तरी कजाकिस्तान में वोल्गा नदी के पूर्व तथा पश्चिमी साइबेरिया के दक्षिणी भाग, संयुक्त राज्य के प्रेरी मैदान, अर्जेंटीना के पंपा, अर्जेंटीना के जो पंपा क्षेत्र है वहां पे भी इस प्रकार की कृषि होती है। दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड जो घास के मैदान है उन क्षेत्रों में तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन। डाउन्स इन क्षेत्रों में तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदानों में इस प्रकार की कृषि होती है। अब बात करते हैं विशेषताएं। व्यापारिक अनुत्पादन की जो है वो विशेषताएं हैं। ये तो इनके क्षेत्र कहां उत्पादन होता है, तो जितने भी मुख्य रूप से बड़े क्षेत्र वाले जो प्रदेश है अर्जेंटीना वगैरह, संयुक्त राज्य अमेरिका, उन क्षेत्रों में ये कृषि होती है। आप देखो विशेषताओं की बात की जाती है तो इस कृषि में फार्म विशाल आकार के, पहली विशेषता है इसमें फार्म विशाल आकार के, और फार्म विशाल आकार के कितना 240 से 1600 हेक्टेयर क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। दूसरी तो अगर विशेषता की बात की जाए, इसमें गेहूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि गेहूं क्या है, मुख्य खाद्यान्न है, तो इसमें गेहूं मुख्य फसल है तथा गेहूं के अलावा चावल भी है। इसके साथ में गोंड फसल जौ, जई, राई आदि की भी कृषि की जाती है। गेहूं यहाँ पे शीतकालीन व बसंतकालीन उगाया जाता है। इसमें गेहूं दो प्रकार से, एक तो बसंतकालीन प्लस शीतकालीन, क्योंकि मुख्य खाद्यान्न फसलें होने के कारण कृषि कार्य अत्यधिक यंत्रीकृत होता है। कृषि कार्य अत्यधिक यंत्रीकृत होता है। बड़े पैमाने पर अनुत्पादन में मशीनों का भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिससे ट्रैक्टर हो गया, हल हो गए, ड्रिल हो गया, हार्वेस्टर हो गया, कंबाइन हो गया तथा तीन कार्य कटाई, दहाई, सफाई। इस हार्वेस्टर से तीनों प्रकार के कार्य कटाई, दहाई और सफाई तीनों एक साथ कर सकते हैं फसल के अंदर, तो इसलिए ये सबसे सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है अभी वर्तमान में। अब है मशीनों के खरीदने रखरखाव पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, तो इसमें अगला आता है उपकरणों के खरीदने, उपकरणों पर कृषि के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता है। भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। भंडारण के लिए साइलो व एलिवेटर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। भंडारण के लिए
एलिवेटर, वह साइलो, यानी एक बड़ा प्रकार का ही मकान टाइप होता है जिसको ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कठोर शीतकाल, पाला, बारिश गिरावट। इस फसल के लिए कठोर, पाला, शीतकाल हानिप्रद होते हैं, यानी नुकसानदायक होते हैं इस फसल के लिए। वर्तमान में इस कृषि क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान में इस कृषि में भारी परिवर्तन करके वैज्ञानिक विकास, मशीनीकरण से वृद्धि, पूंजी की उपलब्धता आदि कारणों से इसका विकास होता जा रहा है। अगर आपके पास पूंजी उपयुक्त मात्रा में होगी तो इसका विकास भी उतना ही अच्छा या होता जाएगा। वैज्ञानिक विकास, मशीनीकरण में वृद्धि, पूंजी की उपलब्धता आदि कारणों से इसका विकास होता जा रहा है। भारत में अगर इस प्रकार की देखें, भारत में इस प्रकार की कृषि की बात की जाए तो यह पंजाब, उत्तरी पूर्वी हरियाणा, उत्तरी पूर्वी हरियाणा में विस्तृत मैदानों में उगाई जाती है। यहाँ खाद्यान्न के अंतर्गत सकल बोए गए क्षेत्र, यहाँ का जो खाद्यान्न है, सकल बोए गए क्षेत्र इनमें 42% तथा मोटे अनाजों के अंतर्गत यह क्षेत्र 36% क्षेत्र सम्मिलित है। यानी इस क्षेत्र में ही केवल व्यापारिक जो अनुत्पादन कृषि है वो की जाती है। इसके अलावा व्यापारिक जो अनुत्पादन कृषि है वो मुख्य तौर पर अनेक आधुनिकीकरण तरीकों से भी की जाती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में रासायनिक व जैविक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अगर विस्तृत मात्रा में अगर सिंचाई की सुविधा न हो तो नहर या जहां पे जल उपलब्धता अच्छी प्रकार से हो, उन क्षेत्रों में या तो इस कृषि को वैसे किया जाता है या इसको सिंचाई करके भी इस कृषि का रूप में किया जाता है। तो ये इसका मेन ये होता है अच्छी उत्पादन क्षमता होनी चाहिए वहां की। तो उत्पादन अच्छा हो इसके लिए इस क्षेत्र में गेहूं की फसल के लिए हरित क्रांति व्यापारिक अनुत्पादन में हरित क्रांति ने देश को पहले गेहूं उत्पादन में वृद्धि करके देश को आत्मनिर्भर बना दिया। यानी इस प्रकार की कृषि में इस देश को हरित क्रांति ने देश के गेहूं उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है और इस प्रकार से वृद्धि हुई कि गेहूं को के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया तथा
जो कृषि उत्पादन में बहुत उत्पादन, पहले अगर भारत में टोटल गेहूं उत्पादन अगर टन में होता था तो अभी मिलियन टन में, लगभग मिलियन टन में उत्पादन होता है। अब बात करते हैं इसमें बाजार की आवश्यकता। व्यापारी जो कृषि है इसके लिए बाजार की उपलब्धता आवश्यक होती है। बाजार में क्या है, अगर व्यापारी उत्पादन हो गया, व्यापारिक उत्पादन अगर खाद्यान्न उत्पादन हो गया तो उसको आयात निर्यात के लिए बाजार की आवश्यकता होगी, या नगरीय क्षेत्र की या एक जनसंख्या बहुल क्षेत्र की आवश्यकता होगी जहां पे इसकी आयात निर्यात कर सके। इसके अलावा परिवहन की व्यवस्था, परिवहन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। परिवहन मार्गों के द्वारा जो खाद्यान्न के लिए है वो कच्चा माल, पक्का माल, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए तथा इनको परिवहन क्षेत्रों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाहरी वाहनों का आना जाना रहेगा इसके कारण से। अगली बात करें इसके अलावा अगर पेयजल नहरों का विकास, जिस प्रकार से भारत में इंदिरा गांधी नहर है, अन्य नहरों के कारण भी इससे ऐसे सिंचाई सुविधाओं को पर्याप्त रूप से अच्छी मिली है तथा इसका विकास हुआ है। तो भविष्य में इस प्रकार की जो कृषि है, व्यापारिक कृषि, ये हो रही है कई क्षेत्रों में तथा आजकल इसमें चावल, जो जई, ज्वार, गमार आदि फसलों को भी इसके नुकसान पर लाया गया है और बेचा गया है। तो इस फसल में तथा इसमें जो मौसम है वो है उष्ण कटिबंधीय मौसम, बिल्कुल मानसूनी वगैरह प्रकार का मौसम चाहिए, क्योंकि इस प्रकार में ज्यादा ये फसल है वो ज्यादा अधिक ताप भी सहन नहीं होता है तथा ज्यादा अधिक पाला और इसके लिए आंधी तूफान वाला मौसम भी, ओले वगैरह ये भी नुकसानदायक होते हैं। तो इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में की जाती है। जहाँ पे इसकी भूमि की बात की जाए यहाँ पे तो भूमि अच्छी दोमट काली मिट्टी भी उपयुक्त रहती है तथा जिनमें जल धारण करने की क्षमता अधिक हो, जल धारण करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए मिट्टी तथा मृदा में जो है खनिज पदार्थों की मात्रा और पोषक तत्वों की मात्रा वह है पूर्ण रूप से होनी चाहिए इस प्रकार की मृदा में। तो ये इस प्रकार की मृदा में अगर पोषक तत्व अच्छे तो उत्पादन अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होगा तो अगर उत्पादन अच्छा होता है तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन होगा तथा यहाँ पे वो इस फसल का क्या है, बाहरी मुद्रा यानी मुद्रा प्राप्ति, मुद्रा की प्राप्ति होगी, मुद्रा प्राप्ति होगी तथा उस मुद्रा से यानी पैसे इनकम होगी, इनकम आय प्राप्त होगी। तो इस इनकम से विशेष प्रकार के जो कार्य हैं वो कर सकते हैं और रोजगार में वृद्धि मिलेगी। तो एक बड़े क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि भी होगी। रोजगार में सहायता, यानी बड़े फार्म पर काम होगा तो इसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होगी, श्रमिकों की आवश्यकता जो एक कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे श्रमिक आसानी से वह अच्छे जल्दी से मिल जाते हैं, उन क्षेत्रों में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है क्योंकि अच्छी रेट में श्रमिकों की जरूरत होती है। तो इसलिए उन क्षेत्रों में भी की जाती है तथा इसमें उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता होगी, यानी जो उन्नत किस्में हैं जैसे गेहूं की मान ले अगर कल्याण सोना है, कल्याण सोना किस्म है
तो ये उन्नत किस्में हैं, उनको बोकर अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने का इसका मुख्य जो लक्ष्य है वो है। तो यहाँ पे जो उन्नत किस्मों के बीज है, उन्नत किस्मों के बीज वो थोड़ी सी महंगे जरूर आएंगे, महंगी होगी, पर इसमें उत्पादन अच्छा होगा। तो उत्पादन अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। इसी प्रकार से इस प्रकार की जो है कृषि की जाती है, उसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा तो व्यापार जो व्यापारी है वो ज्यादा से ज्यादा आयात निर्यात कर पाएंगे, तथा इसमें जो विभिन्न प्रकार के मौसम प्रतिकूल परिस्थितियों में या मौसम अनुकूल होना चाहिए। मौसम अनुकूल होना चाहिए। वर्तमान स्तर पर इसमें विभिन्न प्रकार की जो है कृषियां सम्मिलित की गई है। विभिन्न प्रकार की कृषियों में जैसे आजकल फलोद्यान व्यापारी कृषि में करने लगे, तथा चाय वगैरह गन्ना वगैरह वो भी व्यापार के उद्देश्य से बेची जाती है, तो की जाती है, वो भी कृषि इसी व्यापारी कृषि का एक छोटा रूप है। तो अनेक प्रकार के आजकल लोग इस कृषि को करने लगे हैं। तो उससे क्या है, विदेशी मुद्रा तथा रोजगार की जो समाप्ति हो जाती है, तथा अनेक जो सुविधाएं उपलब्ध है उनका भी पालन हो जाता है, और अच्छी इनकम है वो भी प्राप्त हो जाती है। तो हम ये व्यापारिक कृषि है उसमें कभी कभी टिप्पणी आती है, तो इसमें आप एक शॉर्ट नोट की टिप्पणी आराम से लिख सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो, तथा अपने शॉर्ट नोट साथ के साथ में तैयार कर लो। तो ठीक है, हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। उतनी देर के लिए धन्यवाद। ठीक है।